सिद्धार्थ क्या करना चाहता था अब वो भी बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी। फैशन हब ने हर किसी ने उसे गलत समझा और बिना सोचे समझे उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। इसलिए सिद्धार्थ ने आज उनके फैशन शो को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी उठाई थी। उसने पंक्ति के सामने सोनल के सारे डिजाइन्स को प्रेफरेंस देने की कंडीशन इसलिए रखी थी क्योंकि वो उन सबको दिखा देना चाहता था कि सोनल के अंदर कितना टैलेंट है। साथ ही वो उन्हें यह भी एहसास दिला देना चाहता था कि सोनल की मुसीबत में भले ही किसी ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुसीबत में सोनल अब भी उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा इस फैशन शो के रूप में सोनल के पास पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट साबित करने का मौका था और सिद्धार्थ इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करके तुम काफी थक गई होगी, कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक ले लोगी तो बेहतर रहेगा। लेकिन सिद्धार्थ, सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए काम करने से नहीं रोक रहा हूँ। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद तुम भी फ्रेश फील करोगे और फिर फैशन हब के अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं जहां तुम काम कर सकती हो, राइट? तुम्हें भले ही ऐसा न लगता हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे बेस्ट डिजाइनर हो और तुम जहां चाहोगी तुम्हें वहीं जॉब मिल सकती है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सोनल ने बहुत मुश्किल से ये जॉब हासिल की थी और इसके अलावा वो फैशन हब से काफी हद तक फेमिलियर भी हो चुकी थी, इसलिए एक बार फिर से किसी नई जगह जाकर शुरुआत करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर था। लेकिन फिर उसे भी लगा कि शायद सिद्धार्थ सही कह रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो मेंटली जितनी ज्यादा परेशान हुई थी उसके बाद उसे वाकई एक ब्रेक की जरूरत थी। उसे परेशान देखकर सिद्धार्थ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो अगर तुम्हें इस बात की टेंशन हो रही है कि जॉब छोड़ने के बाद तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं बचेगा तो उसकी भी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की फ्लावर शॉप है, सुना? तुम्हें आगे चलकर पूरी मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को संभालना है। ऐसे में अगर तुम पहले छोटे लेवल पर बिजनेस चलाने की शुरुआत करोगी तो तुम्हें बिजनेस को समझने में भी आसानी होगी। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को संभालने से पहले ये तुम्हारे लिए एक छोटे से टेस्ट की तरह होगा। सोनल को भी अब उसकी बात सही लग रही थी। उसने एक बार अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे खुद से ज्यादा सोनल की फिक्र थी। उसे पिछले दिन के एक्सीडेंट में इतनी बुरी तरह से चोट आई थी, फिर भी वो अपना सब काम छोड़कर तुरंत यहाँ आ गया था। सिद्धार्थ ने तो हमेशा सोनल के लिए कितना कुछ किया था, तो क्या वो उसकी एक बात भी नहीं मान सकती थी? ठीक है, सोनल ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब तक वो लोग घर पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ ने सोनल की साइड का डोर ओपन किया। उसने सोनल के फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से कहा, तुम अंदर जाकर आराम करो। सोनल ने थोड़ी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ नहीं आओगे? सिद्धार्थ ने डोर क्लोज करते हुए जवाब दिया, अब नहीं, मैं बहुत जल्दबाजी में यहाँ वापस आ गया था। वो प्रॉपर्टी वाला मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सो आई नीड टू गो बैक। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तुम बस अपने डिजाइन्स पर कंसंट्रेट करो, ठीक है? सोनल इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। सिद्धार्थ उसकी वजह से अपना सारा काम छोड़कर यहाँ वापस आ गया था और अब उसे इतनी रात को फिर से वापस भी जाना पड़ रहा था। ये सोचकर उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बस कॉल कर देना, ठीक है? इतना कहते हुए सिद्धार्थ एक पल को रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अगर कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो बस मुझे याद करने के लिए भी कॉल कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी सी आ गई। ओके बाय कहते हुए वो घर के अंदर चली गई। सिद्धार्थ पीछे से उसे तब तक देखता रहा जब तक कि उसने अंदर जाकर डोर क्लोज नहीं कर लिया। सिद्धार्थ ने अब रोहित की तरफ मुड़ते हुए कहा, लेट्स गो टू खुराना मैंशन। खुराना मैंशन पहुंचने में सिद्धार्थ को ज्यादा वक्त नहीं लगा। महज आधे घंटे के अंदर वो उनके घर के बाहर खड़ा था। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने मिस्टर बलदेव खुराना को बताया कि उनसे मिलने मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर आए हैं। बलदेव ने घड़ी पर नजर डाली, रात के 2 बज रहे थे। वो तो थोड़े सरप्राइज भी थे कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई कि सिद्धार्थ उनसे इतनी रात गए मिलना चाहता है। उन्होंने अपनी वाइफ कविता को भी जगाकर सारी बात बताई और खुद सिद्धार्थ से मिलने नीचे लिविंग रूम की तरफ चल दिए। कविता को जब पता चला कि सिद्धार्थ इस वक्त घर आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो कब से उसे अपना दामाद मानी बैठी थी। उन्होंने फौरन जाकर किंजल के रूम का डोर नॉक किया। किंजल इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। सो पहले तो उसने कविता की आवाज को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर बार-बार डोर नॉक होने की आवाज से परेशान होकर उसने उठते हुए पूछा, मॉम क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो आप? सोने दो ना मुझे प्लीज। किंजल ने एकदम इरिटेट होते हुए तेज आवाज में कहा, मगर उसकी आवाज में नाराजगी को महसूस करने के बाद भी कविता जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे जब तुझे पता चलेगा कि घर पर कौन आया है तो तेरी नींद वैसे भी उड़ जाएगी। मगर किंजल इस वक्त किसी भी तरह से सस्पेंस को सॉल्व करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। सो उसने वापस खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, आई डोंट केयर, कोई भी आए हम लोग उसे संभाल लेना, मैं सो रही हूं। कविता जी ने जब वापस जाने की एक्टिंग करते हुए कहा, ठीक है सो जा, मुझे क्या, मैं तो बस ये बताने आई थी कि सिद्धार्थ घर पर आया है, नीचे लिविंग रूम में बैठकर तेरी दाद से बातें कर रहा है। किंजल ने जैसे ही सिद्धार्थ का नाम सुना तुरंत उसकी नींद उड़ गई। उसने एकदम से भागकर अपने रूम का डोर ओपन कर दिया। क्या कहा आपने? सिद्धार्थ आया? यू आर जोकिंग राइट? किंजल तुरंत तेजी से दौड़ते हुए रूम के अंदर चली गई और अंदर से चिल्लाई, मॉम प्लीज, जब तक मैं ना हूं तब तक उसे कहीं जाने मत दीजिएगा। कविता जी को उसकी बेचैनी देखकर हंसी आ रही थी। वो भी अब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। बाहर रात का अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन यहाँ खुराना हाउस के लिविंग रूम में दिन जैसा उजाला फैला हुआ था। सिद्धार्थ वहीं सोफे पर खामोशी से बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। बलदेव ने आकर उसके सामने बैठते हुए कहा, सिद्धार्थ बेटा, इतनी रात को अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? अब तक कविता भी वहां आ गई थी। वो भी आकर बलदेव की बगल में ही बैठ गई। उन दोनों ने ही इस वक्त नाइट सूट पहन रखा था, जो सिद्धार्थ के सामने ये जाहिर करने के लिए काफी था कि उसने उन दोनों की नींद खराब कर दी है। सिद्धार्थ ने एक नजर उन दोनों के ऊपर डाली और टेबल पर से कॉफी का मग उठाकर उसका एक सिप लेकर कॉफी मग को वापस टेबल पर रख दिया। किंजल आजकल क्या कर रही है आप लोगों को तो पता ही होगा उसके बारे में। एक्चुअली मैं उसी से मिलने आया हूँ। सिद्धार्थ ने उन दोनों की तरफ देखते हुए एकदम सपाट लहजे में कहा। उसका सवाल सुनकर कविता के होंठों पर स्माइल आ गई थी। उसने हल्के से बलदेव को कोहनी मारते हुए अपनी आंखों से इशारा किया। उसका इशारा समझकर बलदेव के चेहरे पर भी खुशी नजर आने लगी थी। ओह, तो तुम किंजल से मिलने आए हो? बलदेव ने अब रिलैक्स होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सिद्धार्थ के अग्री करने के बाद तो कविता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा, सिद्धार्थ बेटा, मुझे तो किंजल ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे और किंजल के बारे में कुछ दिनों पहले सीजल से बात भी की थी। अभी कविता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऊपर से किंजल की आवाज आई। सिद्धार्थ! सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरते हुए किंजल चली आ रही थी। कहीं सिद्धार्थ चला न जाए, इस डर से उसने बहुत जल्दबाजी में अपने कपड़े चेंज किए थे और जल्दी से नीचे आ गई थी। कविता जी ने जब उसकी हरकत देखी तो अपना सिर पकड़ लिया।
कब बड़ी होगी ये लड़की, आराम से किंजल, चोट लग जाएगी तुम्हें, सिद्धार्थ यहीं पर है। मगर किंजल ने उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और लगभग दौड़ते हुए आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई। उसने एक बार थोड़ी कंफ्यूजन के साथ सिद्धार्थ के सिर पर लगे बैंडेज की तरफ देखा और फिर बोली, सिद्धार्थ तुम्हें चोट कैसे लग गई? सिद्धार्थ ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए उसे बैठने का इशारा किया। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। इस वक्त अगर कोई और उसके बात करने के लहजे और एक्सप्रेशंस को देखता तो शायद उसे यही लगता कि इस घर का बॉस सिद्धार्थ है और बाकी के 3 उसके घर में गेस्ट हैं। मगर किंजल ने उसके एटीट्यूड की कोई परवाह नहीं की और स्माइल करते हुए उसके ठीक बगल में आकर बैठ गई। उन दोनों को साथ में बैठे देखकर अब बलदेव और कविता के चेहरे की खुशी भी दोगुनी हो गई थी। वो तो उन दोनों को अभी से एक परफेक्ट कपल की तरह देख रहे थे। किंजल अब वैसे भी शादी के लायक हो चुकी थी। 1 साल बाद वैसे भी उसकी स्टडीज कंप्लीट होने वाली थी। वो लोग किंजल की शादी में अब ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे, खासकर तब जब इतना अच्छा लड़का उनके सामने था। सिद्धार्थ से ज्यादा बेटर लाइफ पार्टनर किंजल के लिए कोई और हो भी नहीं सकता था। कपूर फैमिली इस शहर की सबसे रईस फैमिलीज में से एक थी। साथ ही कपूर इंडस्ट्रीज आज की डेट में बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। इन सबका क्रेडिट सिद्धार्थ को जाता था। उसने बिजनेस वर्ल्ड में अपना टैलेंट साबित कर दिया था और अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गया था। अगर किंजल की शादी सिद्धार्थ से हो जाए तो किंजल का फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा और उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही ऑब्वियसली खुराना इस शादी में अपने बिजनेस का भी प्रॉफिट देख रही थी। कविता कुछ दिनों पहले जब एक किटी पार्टी में सीजल से मिली थी तो वहां उसने सिद्धार्थ और किंजल के रिश्ते के लिए बात करने की कोशिश की थी, मगर सीजल ने इस बारे में कुछ भी खोलकर जवाब नहीं दिया था। लेकिन उसने कविता के किसी प्रपोजल से इनकार भी नहीं किया था। इस वजह से कविता के मन में एक उम्मीद अब भी बाकी थी और आज अचानक सिद्धार्थ किंजल से मिलने के लिए इतनी रात को उनके घर चला आया था कि देखकर अब तो वो पूरी तरह शो हो गई थी कि सिद्धार्थ भी किंजल को पसंद करता है। अब अगर सेजल इस रिश्ते के लिए अग्री ना भी करे तो किसे परवाह है। जब मियां बीवी है राजी तो फिर सेजल या उत्कर्ष कर भी क्या सकते हैं। आज उन्हें अपनी बेटी पर काफी प्राउड भी फील हो रहा था। आखिर उसने सिद्धार्थ जैसे सन की बिजनेसमैन को भी अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो तो अब तक किंजल को बच्ची ही समझती थी, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी ये बच्ची अब काफी बड़ी हो चुकी है। किंजल ने अब शर्माते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, सिद्धार्थ तुम यहाँ डैड के साथ किसी बिजनेस डील के लिए आए हो? सिद्धार्थ ने एक बार बलदेव और कविता की तरफ एक नजर डाली जो मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने अब किंजल की तरफ मुड़ते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। उसकी बात सुनकर किंजल तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नॉर्मली सिद्धार्थ उससे दूर भागता रहता था, लेकिन आज वो खुद उससे मिलने उसके घर तक आया था। ये सोचकर वो तो जैसे हवा में उड़ने लगी थी। तुम सच में मुझसे मिलने आए हो? हाँ, किंजल ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। अब तो उसे भी लगने लगा था शायद सिद्धार्थ यहाँ उसके और अपने रिश्ते की ही बात करने आया है। शायद उसे एहसास हो गया होगा कि उसके लिए किंजल से ज्यादा अच्छी लड़की और कोई है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ इतनी रात को सबके सामने उसे प्रपोज करने आया है। राइट? किंजल और सिद्धार्थ बचपन से दोस्त थे। इसके साथ ही दोनों के पेरेंट्स की भी आपस में अच्छी फ्रेंडशिप थी। बचपन में सिद्धार्थ काफी शैतान हुआ करता था और किंजल को काफी परेशान भी किया करता था, लेकिन उसके लिए फिर भी सिद्धार्थ किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं था। खासकर पिछले कुछ सालों में उसने पूरी दुनिया के सामने खुद को जिस पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया था, उसके बाद तो किंजल को सिद्धार्थ के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता था। उसे बस सिद्धार्थ में एक ही कमी नजर आती थी और वो था उसका गुस्सा, पर वो उसका गुस्सा भी झेलने को तैयार थी। सिद्धार्थ ने एक बार किंजल की तरफ देखा जो उसे न जाने कब से एकटक देखे जा रही थी। सिद्धार्थ उसके इस लगातार देखने से अब बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, मगर फिर भी उसने अपने गुस्से और अनईजीनेस को दबाते हुए किंजल से सवाल किया, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, क्लासेस तो हो नहीं रही हैं, तो आजकल तुम क्या कर रही हो? सिद्धार्थ उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट दिखा रहा था। ये सोचकर अब किंजल और भी ज्यादा खुश हो गई थी। अब कुछ खास नहीं, मैं बस छुट्टियों के मजे ले रही हूँ। अब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज की, शॉपिंग की। वैसे सच बताऊं तो ये सब बहुत बोरिंग था, लेकिन अब फ्रेंड्स को मना भी तो नहीं कर सकते ना। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह आई सी। किंजल ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, वैसे मैं कुछ दिनों के लिए फ्रांस भी गई थी। वहां मैंने 2-3 फैशन शोज अटेंड किए थे और बहुत सारी शॉपिंग भी की। हाँ, उसके बाद उसने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे सिद्धार्थ फ्रांस सच में बहुत खूबसूरत है। अगर तुम कभी अपनी किसी बिजनेस डील के लिए वहां जाओगे ना तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, ओके और कुछ? उन दोनों की बातचीत सुनकर कविता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने भी सुना था कि सिद्धार्थ को लोग उसके गुस्से के कारण सिर्फ एक बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं, लेकिन आज वो जिस तरीके से किंजल से बात कर रहा था उससे लग रहा था जैसे उसे किंजल की लाइफ और एक्टिविटीज में बहुत दिलचस्पी है और वो उसकी बहुत केयर भी करता है और वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने सिद्धार्थ को बीच में ही टोकते हुए पूछा, वैसे सिद्धार्थ बेटा, सेजल ने तुमसे कोई बात की थी क्या? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ एकदम से कंफ्यूज हो गया था। आप किस बारे में बात कर रही हैं? कविता ने अब थोड़ा हिचकिचाते हुए एक बार बलदेव की तरफ देखा और फिर बोली, मैं तुम्हारे और किंजल की बात कर रही थी। तुम दोनों ही अब शादी के लायक हो चुके हो। मैंने सेजल से तुम दोनों के रिश्ते की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझसे खुलकर इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि शायद तुम भी किंजल को पसंद करते हो, नहीं? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। थैंकफुली सेजल ने उन दोनों की शादी को लेकर कहीं कोई बात नहीं की थी। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कविता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जी, आई थिंक आपको अचानक मेरे यहाँ आने से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सिद्धार्थ की बात सुनकर कविता के चेहरे से स्माइल गायब हो गई थी। उसने कंफ्यूज होते हुए एक बार बलदेव की तरफ देखा जिसके चेहरे पर भी सेम एक्सप्रेशंस थे। एक पल को तो उसकी समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ कहना क्या चाहता है। सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर करते हुए अब सीधे किंजल की आंखों में देखा। अब तक तो वो आराम से किंजल से बात कर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। इन सारी चीजों के अलावा भी तुमने कुछ किया है किंजल? हाँ? किंजल ने जब उसके बदले हुए एक्सप्रेशंस देखे तो वो सरप्राइज रह गई थी। उसने नाम में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं और तो कुछ नहीं किया मैंने। सिद्धार्थ ने एक बार फिर से अपनी बातों पर जोर देते हुए पूछा, आर यू श्योर? सिद्धार्थ ने अब बातों को ज्यादा न घुमाते हुए उससे सीधा सवाल किया, ओके देन, बट तुमने रेडी टू स्टाइल स्टूडियो के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। जहां तक मुझे पता है तुम पिछले कुछ दिनों से वहां भी इन्वॉल्व हो, नहीं? सिद्धार्थ की बात सुनकर किंजल का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। अचानक सिद्धार्थ ने रेडी टू स्टाइल का नाम क्यों लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सब कुछ पता चल गया है? किंजल पहले तो सिद्धार्थ की बात सुनकर शॉक हो गई थी, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
सिद्धार्थ ने अब उस पर तंज कसते हुए कहा, "Oh really? इतनी आसान लैंग्वेज में तुमसे सवाल किया है, फिर भी तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रेंज।" इतना कहकर सिद्धार्थ एक पल को रुका और फिर उसे एक वार्निंग देते हुए बोला, "अननोन बनने की एक्टिंग मत करो किंजल। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई जानता होगा।" जब पायल ने सिद्धार्थ को बताया था कि इन सारी चीजों के पीछे किंजल का हाथ है, तो यह सुनकर वो भी शॉक्ड हो गया था। लेकिन उसके बाद उसे किंजल के ऊपर बेहद तेज गुस्सा भी आने लगा था। पायल ने उसे यहाँ आने से पहले बहुत से प्रूफ्स भी दिए थे कि अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। इसलिए इतनी रात होने के बावजूद वो खुद को यहाँ तक आने से रोक नहीं पाया। किंजल ने जब सिद्धार्थ का गुस्से से भरा चेहरा देखा तो घबराहट की मारी उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, मगर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, "सिद्धार्थ, आई थिंक किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। क्या नाम बताया तुमने? रेडी टू स्टाइल, राइट? मैं गई थी वहां, लेकिन बस कुछ कपड़ों के ऑर्डर देने। इसके अलावा मेरा उस स्टूडियो से कोई लेना देना नहीं है सिद्धार्थ।" सिद्धार्थ ने अब एक हल्की सी हंसी के साथ दूसरी तरफ देखते हुए कहा, "ओह कम ऑन, तुम्हें लगता है तुम्हारे इस चीप एक्सक्यूज पर मैं बिलीव करूंगा? हाँ?" उन दोनों के बीच बढ़ती टेंशन को फील करके अब कविता और बलदेव भी पैनिक होने लगे थे। कविता ने भी बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, "सिद्धार्थ बेटा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ प्लीज हमें पूरी बात बताओ, और ये रेडी टू स्टाइल स्टूडियो का क्या सीन है?" बलदेव ने भी अब परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अब एक तिरछी स्माइल के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, "ओह, तो आपकी इस प्यारी बेटी ने आपको भी इन सारी चीजों से अनजान रखा है?" इतना कहकर उसने किंजल की तरफ देखा और बोला, "तुम खुद ही क्यों नहीं बता दी थी सब कुछ?" बलदेव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ तो उन्हें कुछ बता ही नहीं रहा था, सो उन्होंने किंजल से ही पूछना बेहतर समझा, "किंजल बेटा, आखिर बात क्या है?" किंजल खुद भी अभी तक शॉक में ही थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचे हैं। "दैट मुझे भी नहीं पता सिद्धार्थ क्या कहना चाहता है।" मगर उसकी बात खत्म होने से पहले ही सिद्धार्थ ने गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा, "नाटक करने का कोई फायदा नहीं है किंजल। तुम्हें क्या लगता है मैं आज यहाँ बिना किसी सबूत के आया हूँ?" उसकी बात सुनकर किंजल घबराहट के कारण अंदर तक कांप गई थी। सिद्धार्थ पहले भी उसके साथ रूड बिहेव करता था, लेकिन आज जो गुस्सा उसकी आंखों में नजर आ रहा था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उन दोनों को ही चुप देखकर बलदेव से रहा नहीं गया। उन्होंने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, "सिद्धार्थ प्लीज, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ बेटा, अब हमें भी टेंशन हो रही है।" सिद्धार्थ ने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालते हुए किंजल की तरफ देखा। ऑब्वियसली वो चाहता था कि किंजल खुद अपने मुंह से अपनी सारी करतूतें अपने पेरेंट्स को बता दे। सिगरेट को सुलगाते हुए वो एकदम आराम से सोफे से पीठ टिकाते हुए बैठकर उसके कश लगाने लगा। लिविंग रूम में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। सिद्धार्थ को चुप देखकर अब बलदेव और कविता की नजरें किंजल पर जाकर ठहर गई थी, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे, जिसे देखकर उन दोनों को भी अंदाजा हो गया था कि शायद किंजल से कोई गलती हो गई है। सिद्धार्थ ने बची हुई सिगरेट को एशट्रे में डाल दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, "आपने सही कहा था, आपकी प्यारी बेटी वाकई बहुत बड़ी हो गई है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि इसने मेरी, सिद्धार्थ रॉय कपूर की सबसे खास दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।" उसकी बातें सुनकर किंजल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था अब उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। कविता भी ये सब सुनकर एकदम से पैनिक होने लगी थी। उसने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? मैं मानती हूँ किंजल कभी-कभी बच्चों जैसी हरकत करती है, लेकिन वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती बेटा। तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कविता की बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और तेज होने लगा था। मिसअंडरस्टैंडिंग? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग की आप बात कर रही हैं ना, उसकी वजह से मेरी फ्रेंड को आज बिना किसी गलती के जेल जाना पड़ा था। अब भी आपको लगता है कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? हाँ? उसकी बात सुनकर कविता एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। उसने जितना सोचा था ये पूरा मैटर उससे भी कहीं ज्यादा सीरियस लग रहा था। बलदेव खुराना को बिजनेस वर्ल्ड में अपने पैर जमाए कई साल हो चुके थे। इस दौरान कई बार वो ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके थे जब किसी एम्प्लॉय ने उन्हें चीट करने की कोशिश की थी और फिर उन्हें उसका सच सामने लाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर इस वक्त जो गुस्सा नजर आ रहा था उससे जाहिर था कि किंजल ने कुछ बहुत ही सीरियस वाला कांड किया था। उसके गुस्से के बावजूद किंजल ने अभी तक अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो खामोशी से सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उन्होंने किंजल की तरफ देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ ने जो कहा क्या वो सच है? अब तक किंजल की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने किसी तरह लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, डैड मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता ही है मैं आजकल घर से बाहर भी कम ही जाती हूँ। मैं बस कभी-कभार शॉपिंग या फिर दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बाहर निकलती हूँ। मैं किसी को कैसे हर्ट कर सकती हूँ डैड? किंजल अब भी अपने मुंह से अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। अगर उसने वो सब एक्सेप्ट कर लिया तो न जाने सिद्धार्थ उसके साथ क्या करेगा। इसलिए उसे यही बेहतर लगा कि वो चुपचाप सबके सामने अननोन बनने का नाटक करती रहे। उसे अब सोनू के ऊपर भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। जब उसे पता चला था कि सोनू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तब उसे इतनी खुशी हुई थी कि वो बता भी नहीं सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को फाइनली हटा दिया है। उसके बाद आज रात जब कविता ने उसे जाकर बताया कि सिद्धार्थ यहाँ आया है, तब उसे लगा था कि सोनू ने जो किया है उसे जानकर सिद्धार्थ का दिल टूट गया होगा और उसने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि उसके लिए किंजल से ज्यादा बेटर लड़की कोई दूसरी है ही नहीं। उसे लगा था कि सिद्धार्थ उसके लिए यहाँ आया है, लेकिन वो गलत थी। सिद्धार्थ तो यहाँ उस सोनू के लिए आया था। सिद्धार्थ ने एक बार उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और फिर बोला, तुम्हें पर्सनली वहां जाने अपना टाइम खर्च करने की भी जरूरत क्या थी? तुम्हें तो बस पैसे खर्च करने थे और वो तुमने किए भी, राइट? इतना कहकर सिद्धार्थ ने बलदेव की तरफ मुड़ते हुए कहा, कुछ टाइम पहले ही किंजल ने आपके क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। क्या आपको पता है उसने ये पैसे कहाँ खर्च किए थे? उसकी बात सुनकर बलदेव के चेहरे पर भी नाराजगी आने लगी थी। सिद्धार्थ ने उनसे बिना पूछे उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाल लिए थे, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को अपने दिल में ही दबा लिया। आखिर उत्कर्ष के साथ उसकी दोस्ती बरसों पुरानी थी और फिर वो सिद्धार्थ को अपने घर का दामाद भी बनाना चाहते थे, इसलिए बात को ज्यादा बढ़ाना उन्हें सही नहीं लग रहा था। उन्होंने खुद को शांत करते हुए सिद्धार्थ को जवाब दिया, किंजल ने बताया था कि उसने वो पैसे चैरिटी के लिए यूज किए हैं। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हल्की सी हंसी आ गई। उसने बलदेव की तरफ देखते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है अंकल। किंजल ने वो सारे पैसे एक प्राइवेट क्लोथिंग स्टूडियो रेडी टू स्टाइल में इन्वेस्ट किए थे, जिसकी मैं यहाँ इतनी देर से बात कर रहा हूँ। ताज्जुब है किंजल ने ये सब आपसे भी छिपाया है। इस स्टूडियो ने न केवल दूसरे डिजाइनर्स के डिजाइन स्टोरी करके उन्हें अपने नाम से सबके सामने शो किया, बल्कि स्टोरी के झूठे इल्जाम में मेरी फ्रेंड को भी फंसाया। सिद्धार्थ के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद किंजल अब और भी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा,
सिद्धार्थ, ये सच है कि मैंने डैड का क्रेडिट कार्ड यूज किया था, लेकिन मैंने सच में उन पैसों को चैरिटी के लिए यूज किया था। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सिद्धार्थ। मेरा यकीन करो सिद्धार्थ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हें लगता है मैंने रेडी टू स्टाइल में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। तुमने डैड के बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवा लिए, फिर उस स्टूडियो के इन्वेस्टर्स की लिस्ट निकालना कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम खुद ही चेक कर लो, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। ये कहते कहते किंजल की आंखों में आंसू आ गए थे। तो तुम चाहती हो कि मैं पहले एविडेंस लेकर आऊं? हाँ, सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। किंजल ने अपने गालों पर आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुम तो खुद ही इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, बिना एविडेंस के तुम ऐसे ही किसी भी बात पर यकीन कैसे कर सकते हो? हाँ। सिद्धार्थ की स्माइल अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने किंजल की तरफ देखते हुए कहा, ओके, तुम कह रही हो तो एविडेंस भी ले आऊंगा, लेकिन तुम कौन से एविडेंस की बात कर रही हो? जो तुमने रेडी टू स्टाइल में किया उसका एविडेंस, या फिर जो तुमने लास्ट टाइम मेरी गर्लफ्रेंड को ड्रग्स दिया था उसका एविडेंस चाहिए तुम्हें? सिद्धार्थ की आखिरी लाइन सुनकर किंजल को तो जैसे हार्ट अटैक आ गया था। एक पल को उसे लगा कि जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। अब तक तो वो डिजाइन की चोरी वाले मैटर से खुद को निकाल नहीं पाई थी कि सिद्धार्थ ने उसे ड्रग्स वाले इंसिडेंट की भी याद दिलवा दी थी। कविता भी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ बेटा, अभी तक तो तुमने उस क्लोथिंग स्टूडियो के बारे में हमें पूरी बात भी नहीं बताई थी, और अब तुम किसी को ड्रग्स देने की बात कर रहे हो। प्लीज जो भी बात है हमें साफ साफ बताओ बेटा। सिद्धार्थ ने अपने कोट की जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर अपने सामने पड़े टेबल पर रख दिया। इसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और तुम, कहते हुए सिद्धार्थ ने वापस किंजल की तरफ पलटते हुए चलती हुई नजरों से देखा, तुम्हें एविडेंस चाहिए था ना? आई एम श्योर इतना एविडेंस काफी होगा तुम्हारे लिए। ये पेन ड्राइव उसे यहाँ आने से पहले पायल ने दिया था, जिसमें किंजल के किए गुनाहों का एक एक सबूत मौजूद था। पायल ने भी शायद ये सब अपनी सेफ्टी के लिए ही तैयार कर रखा था। बलदेव ने एक बार टेबल पर पड़े उस पेन ड्राइव की तरफ देखा, लेकिन उसने वहां से उठने की कोई कोशिश नहीं की। ये देखकर कविता ने फौरन आगे बढ़कर वो पेन ड्राइव उठा लिया। किंजल, ये क्या है? किंजल के पास अब कोई जवाब ही नहीं था। सिद्धार्थ ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो पेन ड्राइव उन तीनों के सामने रखी थी, उससे साफ था कि उसमें किंजल के खिलाफ सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। लेकिन उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ के पास उसके खिलाफ ये सारे प्रूफ्स आए कहां से। मॉम, किंजल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अब जैसे उसके सारे वर्ड्स खत्म हो गए थे। बलदेव ने अब किंजल की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या सिद्धार्थ ने अब तक जो भी कहा है वो सच है किंजल? किंजल ने बिना कुछ कहे बस अपना सिर झुका लिया। उसने भले ही कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस ये एक्सप्लेन करने के लिए काफी थे कि सिद्धार्थ सच बोल रहा था। किंजल बलदेव और कविता की इकलौती बेटी थी। उन्होंने बड़े लाड प्यार से उसे बड़ा किया था। भले ही किंजल ने गलती की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को इतनी आसानी से सजा नहीं होने दे सकते थे। बलदेव ने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सच हो, लेकिन फिर भी किंजल अभी बच्ची है। उसने अपने बचपन में ये सब कर दिया होगा, लेकिन हम सब तो बड़े हैं ना। आई एम श्योर तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे बेटा। बलदेव की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उन पर तंज कसते हुए कहा, बच्ची, जहां तक मुझे याद है किंजल को अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए साल हो चुके हैं। मैं भी शामिल हुआ था उस बर्थडे पार्टी में। इनडायरेक्टली वो उन्हें ये जता देना चाहता था कि किंजल अब कोई बच्ची नहीं रही। अपना अच्छा बुरा वो खुद सोच सकती है और उसके हिसाब से डिजाइन भी लीक कर सकती है। बलदेव उसके इस जेस्चर से पूरी तरह छल्ला गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए कहा, ओके फाइन, अगर तुम्हारी फ्रेंड को हमारी बेटी की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो हम उसके लिए कॉम्पनसेशन देने को तैयार हैं। सिद्धार्थ ने अब थोड़े इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, रियली? और कैसे कॉम्पनसेट करेंगे आप उसे? हाँ? उसकी बात का असर होते देखकर बलदेव ने अब थोड़ा रिलैक्स होकर सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, चोरी के इल्जाम के कारण तुम्हारी फ्रेंड के करियर पर जो दाग लगा है उसे हटाने के लिए हम कोई दूसरा तरीका खोज निकालेंगे, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम किंजल को इन सारे मैटर से दूर रखोगे। सिद्धार्थ, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जो भी मेंटल टॉर्चर झेला है उसके लिए मैं उसे पूरे 2 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन देने को तैयार हूं। सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ बलदेव की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, यू आर रियली गुड फादर। आपको भी पता है कि किंजल ने जो किया है वो इलीगल है, उसके बावजूद आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड का क्या? किंजल ने बार बार उसे बिना किसी गलती के हर्ट करने की कोशिश की, वो भी तब जब वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। कपूर फैमिली और खुराना फैमिली के बीच सालों की दोस्ती और रिश्ते की भी परवाह नहीं की इसने। मेरा गुस्सा कहीं से भी गलत नहीं है। आपको लगता है कि इतने छोटे से कॉम्पनसेशन से आप किंजल को बचा सकते हैं? सिद्धार्थ की बात सुनकर गुस्से से बलदेव की मुट्ठियां कस गई थी, मगर फिर भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ये रुपए कम लग रहे हैं तो मैं उसे 10 करोड़ देने को तैयार हूं। बलदेव की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। कमरे में मौजूद बाकी 3 लोग कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगे थे। हंसते हुए अचानक से सिद्धार्थ एकदम से सीरियस हो गया और फिर थोड़ी गुस्से से बलदेव की तरफ देखते हुए बोला, 10 करोड़ रुपए? आपको क्या लगता है मैं 10 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता? मेरी वाइफ ने पुलिस स्टेशन में जो मेंटल टॉर्चर झेला है उसकी इतनी छोटी कीमत लगाई है आपने? उसकी बात सुनकर बलदेव एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, व्हाट यू मीन बाय योर वाइफ? कविता और किंजल की भी सिचुएशन बलदेव से अलग नहीं थी। खासकर किंजल को तो ये वाइफ वर्ड सुनकर इतना बड़ा वाला झटका लगा था कि वो बाकी सब कुछ भूल ही गई थी। सिद्धार्थ ने एक बार किंजल की तरफ देखा और फिर बलदेव की तरफ पलटते हुए बोला, आई मीन टू से कि मेरी जिस फ्रेंड को आपकी प्यारी बेटी ने बार-बार हर्ट करने की कोशिश की है वो एक्चुअली मेरी वाइफ है। अब आप ही बताइए, मुझे उसकी इस गलती की क्या सजा देनी चाहिए? किंजल अब तक तो बस खुद को बचाने के लिए ही परेशान थी, लेकिन जब उसने सिद्धार्थ की बातें सुनी तो वो अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हुए जोर से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो सोनल तुम्हारी वाइफ कभी नहीं बन सकती। सिद्धार्थ ने अब एक तिरछी मुस्कान के साथ किंजल की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें याद आ गया? मैंने तो अभी तक एक बार भी सोनल का नाम तक नहीं लिया था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सोनल की बात कर रहा हूं? किंजल उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गई थी, लेकिन जो उसने अभी सुना था उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए उसने बिना किसी बात की परवाह किए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, you're kidding, right? वो सोनल तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? और फिर तुमने शादी कब की? किसी को इस बारे में पता क्यों नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानती। तुम सोनल जैसी लड़की के साथ कभी शादी नहीं कर सकते।
कविता और बलदेव भी अचानक सिद्धार्थ के सीक्रेट को जानने के बाद अभी तक शॉक में ही थे। वो दोनों तो ना जाने कब से सिद्धार्थ की शादी किंजल से कराने की सोच बैठे थे, लेकिन आज सिद्धार्थ की बात सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने काफी टाइम पहले ही चुपचाप बिना किसी को बताए सोनल के साथ शादी कर ली थी। किंजल की बातों से एक बार फिर से सिद्धार्थ का गुस्सा भड़कने लगा था। उसने किंजल की तरफ देखते हुए एकदम सख्त आवाज में पूछा, सोनल जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? किस तरह की लड़की है वो तुम्हारी नजर में? हाँ? किंजल ने भी गुस्से में सोफे पर पड़ी कुशन को उठाकर जमीन पर मारते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है वो मेरे सामने, उसकी जैसी इडियट और यूजलेस लड़की से तुम शादी कैसे कर सकते हो? उसकी बात खत्म होती ही सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। किंजल खुराना, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, शायद इसलिए तुम बार-बार मेरे पेशेंस को चैलेंज करने की कोशिश कर रही हो। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर किंजल अंदर तक कांप गई थी। जाहिर है ये सब देखकर बलदेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी आंखों के सामने सिद्धार्थ उनकी बेटी को धमकी दे रहा था। अब उन्होंने भी थोड़ी सख्त आवाज में कहा, सिद्धार्थ अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। ओह रियली? ऐसा लगता है आपको? सिद्धार्थ की आंखों में तो गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन उसके होंठों पर इस वक्त एक स्माइल आ गई थी। उसने बलदेव की तरफ देखते हुए कहा, आपकी बेटी ने जो कुछ भी मेरी वाइफ के साथ किया है, अगर मैं भी उसके साथ वही सारी चीजें करूं तब शायद आपको लगेगा कि मैंने अपनी लिमिट्स में रहकर काम किया है। Am I right, uncle? हाँ? सिद्धार्थ की बात सुनते ही कविता और बलदेव दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। जैसा कि सिद्धार्थ ने बताया था, किंजल ने उसकी वाइफ को ड्रग्स दिया था और फिर उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे पुलिस से अरेस्ट भी करवाया था। किंजल के साथ ये सब होने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। कविता अब तक तो सिद्धार्थ को किंजल के होने वाले हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से शादी की बात सुनने के बाद अब उसने ये ख्याल पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया था। उसने एक गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, सिद्धार्थ बेटा एक बार मेरी बात सुन लो। देखो मैं मानती हूँ कि किंजल से गलती हुई है और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमारी वाइफ जितने पैसे हर जाने के रूप में मांगना चाहेगी हम वो देने को भी तैयार हैं। और फिर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि किंजल खुद जाकर पर्सनली तुम्हारी वाइफ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगेगी। कविता की बात सुनकर हैरानी से किंजल की आंखें फैल गई। मॉम ये आप क्या कह रही हैं? उसने एकदम से पैनिक होते हुए कहा, किंजल इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से करती थी तो वो सोनल ही थी। सिद्धार्थ को उसके साथ देखकर तो किंजल को और भी ज्यादा गुस्सा आता था। उसने सोनल के खिलाफ ये सारी साजिशें इसलिए तो की थी कि वो उसे सिद्धार्थ से दूर रख सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा आज सिद्धार्थ ने खुद उन सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि सोनल उसकी वाइफ है। सिद्धार्थ के साथ शादी करने के किंजल के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। उसे इस वक्त सोनल के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उसे कहीं मिल जाती ना तो वो तो शायद उसका मर्डर ही करती थी। सोनल से माफी मांगने से तो अच्छा होगा कि वो जेल ही चली जाए। मगर किंजल की बात सुनकर कविता ने तुरंत उसे अपनी आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। सिद्धार्थ अब तक खामोशी से बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने उन तीनों के ऊपर एक गहरी नजर डालते हुए पूछा, और अगर मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दूं तो? उसकी बात सुनकर कविता के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आने लगी थी। उसने अपनी तरफ से सबसे बेस्ट प्रपोजल दिया था, लेकिन सिद्धार्थ उससे भी इनकार कर रहा था। बलदेव भी अब तक सिद्धार्थ के इस अड़ियल रवैये से तंग आ चुके थे, सो उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, ओके फाइन, तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। सिद्धार्थ ने एकदम से सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं बताऊं? जो मैं कहूंगा वो करने के लिए तैयार होंगे आप? उसकी बात सुनकर कविता और बलदेव की धड़कनें बढ़ गई थी। न जाने सिद्धार्थ उनके सामने कौन सी डिमांड रखते, ये सोचकर वो दोनों ही टेंशन में आ गए थे। जो भी तुम चाहते हो साफ साफ बता दो। बलदेव ने अब उसकी तरफ देखते हुए सीधा सवाल किया। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ गई थी। किंजल ने अपने पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए बार बार सोनल को हर्ट करने की कोशिश की थी। अब उसके लिए उसे सजा तो मिलनी ही थी। सोनल अब उसकी वाइफ थी और उसे प्रोटेक्ट करना सिद्धार्थ की जिम्मेदारी थी। अब तक भले ही उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां झेली थी, लेकिन अब सिद्धार्थ उसे इस दुनिया भर की सारी खुशियां देना चाहता था। लेकिन उससे पहले एक एक करके उन सारे लोगों को उसकी लाइफ से दूर करना बहुत जरूरी था, जो उसे बार बार बिना किसी रीजन के हर्ट करने की कोशिश करते रहते थे। सिद्धार्थ की नजरें अब जाकर किंजल के ऊपर अटक गई। बिना उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाए उसने स्माइल करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस प्यारी बेटी को इंडिया से बाहर भेज दीजिए। ये जहां चाहे जा सकती है और जो चाहे कर सकती है, बस इंडिया में मुझे इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। एंड बाय द वे, अभी किंजल ने खुद कहा था ना कि उसे फ्रांस बहुत पसंद है। आप इसे वहां क्यों नहीं भेज देते? उसकी बात सुनकर किंजल तो जैसे बोलना ही भूल गई थी, मगर बलदेव का गुस्सा एकदम से भड़क गया था। गुस्से में चिल्लाते हुए वो बोला, सिद्धार्थ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? वो किंजल को उसके घर से ही नहीं उसकी कंट्री से भी हमेशा के लिए बाहर करने की बात कर रहा था। बाई चांस अगर किंजल इंडिया से बाहर जाकर फॉरेन में सेटल होना भी चाहे तो ये डिसीजन लेने का हक या तो खुद किंजल का था या फिर उसके पेरेंट्स का। इसलिए सिद्धार्थ का प्रपोजल सुनकर कविता और बलदेव दोनों ही बुरी तरह चिढ़ गए थे। उनका सारा बिजनेस और उनकी सारी प्रॉपर्टीज यहीं थी। ये सब छोड़कर वो यहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकते थे। फिर वो अपनी इकलौती बेटी को इस तरह के लिए इंडिया से बाहर कैसे रहने दे सकते थे? कविता ने गुस्से का कड़वा घूंट पीते हुए सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की। सिद्धार्थ देखो, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, शायद इसलिए बिना सोचे समझे तुमने ऐसा डिसीजन ले लिया है, लेकिन जरा एक बार ठंडे दिमाग से काम लो। तुम्हारे पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तुम्हारे इस एक डिसीजन से हमारे इतने पुराने रिलेशनशिप को कितनी चोट पहुंच सकती है, इस बारे में सोचा है तुमने? और फिर एक बार किंजल के बारे में भी तो सोचो। उसकी स्टडीज कंप्लीट होने में अभी 1 साल का टाइम बाकी है। वो अपनी स्टडीज बीच में छोड़कर इंडिया से बाहर कैसे जा सकती है बोलो? मगर सिद्धार्थ के ऊपर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कविता की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि आप अपनी बेटी को इंडिया से बाहर पढ़ाने का खर्च भी नहीं उठा सकते तो उसकी यूनिवर्सिटी का जो भी बिल आएगा वो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं। उसकी स्टडीज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन ये अब यहाँ और नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर बलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सिद्धार्थ अब सीधे सीधे उनकी इंसल्ट कर रहा था। उन्होंने अपनी एक उंगली सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, बस बहुत हो गया सिद्धार्थ, अब तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी का खर्च नहीं उठा सकता? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एकदम से ड्रामेटिक अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक गॉड अंकल, आपने मेरे पैसे बचा लिए। मगर बलदेव ने एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सिद्धार्थ आई एम वार्निंग यू, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम होते कौन मेरी बेटी को मुझसे दूर करने वाले? किंजल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी एंड दैट्स फाइनल। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ के चेहरे से भी स्माइल गायब हो गई थी। अचानक से अब उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। तो आप क्या चाहते हैं? रातों रात सारे इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी से अपने हाथ खींच ले? इतने सालों की मेहनत से जो आपने कंपनी खड़ी की है ना, उसे खत्म होने में एक दिन का भी वक्त नहीं लगेगा। अभी तो मैं सिर्फ किंजल को इंडिया छोड़कर जाने को कह रहा हूँ, लेकिन अब आपका एटीट्यूड देखकर लग रहा है कि आप शायद इंडिया में अपना सब कुछ खत्म करके अपनी पूरी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर बलदेव के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी।
वो भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि सिद्धार्थ क्या कहने की कोशिश कर रहा था। आज की डेट में खुराना एंटरप्राइजेस भले ही बहुत बड़ा नाम था, लेकिन कपूर इंडस्ट्रीज के सामने अब भी वो बहुत छोटी सी कंपनी थी। अगर उन्होंने सिद्धार्थ की बात नहीं मानी तो न जाने ये लड़का आगे कौन सा स्टेप ले लेगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी कंपनी और फैमिली की रेपुटेशन की भी फिक्र थी। अगर किंजल ने जो किया वो मीडिया के सामने आ गया तो उनकी रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। बलदेव को परेशान देखकर किंजल की घबराहट और बढ़ने लगी थी। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे इस मुसीबत से निकालेंगे, लेकिन अब सिद्धार्थ का जैसा एटीट्यूड था उसे देखते हुए ये एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था। किंजल ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मॉम, डैड, प्लीज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे आपके पास ही रहना है, प्लीज सिद्धार्थ को समझाइए ना मॉम, डैड। किंजल को रोती देखकर कविता का भी दिल भर आया था। उसने तुरंत उठकर उसके पास आते हुए अपने गले से लगा लिया उसे और उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए बोली, ना मेरा बच्चा, ना रोती नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं ना, तू टेंशन मत ले बच्चे। कविता किंजल को भले ही तसल्ली दे रही थी, लेकिन खुद उसे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि आखिर सब ठीक कैसे होगा। उसने ही परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? क्या तुम बस एक बार से माफ नहीं कर सकते? अरे आखिर वो बचपन की फ्रेंड है तुम्हारी। हाँ, मगर किंजल का रोना देखकर भी सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने खड़ी होकर अपनी टाई सही करते हुए कहा, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है इसे इंडिया से बाहर भेजने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आगे जो होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। अपनी वाइफ को परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है, ये हक मैंने और किसी को नहीं दिया है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं। फिर आप तो सिर्फ मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं, इसलिए इस वहम को अपने दिल से निकाल दीजिए कि इतनी सारी गलतियां करने के बाद किंजल को मेरी तरफ से कोई माफी मिल सकती है। अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर सिद्धार्थ तेजी से वहां से बाहर निकल गया। यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ ने जब तक होटल में चेक इन किया तब तक ऑलरेडी सुबह के 5 बज चुके थे। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले सोनल को मैसेज किया कि वो होटल पहुंच गया है, जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करके वो वापस उसके पास आ जाएगा। रात भर ड्राइव करके वो रोहित के साथ यहाँ वापस इसलिए आया था ताकि जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टी वाला मैटर सॉल्व करके वो वापस सोनल के पास जा सके। वो चाहता था सुबह की फ्लाइट से भी यहाँ वापस आ सकता था, लेकिन फिर उसे लगा कि इस तरह तो बहुत सारा टाइम बेकार हो जाएगा, इसलिए उसने बाय रोड यहाँ आने का डिसीजन ले लिया था। रोहित ने रिसेप्शन पर से रूम कार्ड्स कलेक्ट किए और सिद्धार्थ के साथ रूम तक आ गया। सिद्धार्थ के लिए डोर ओपन करते हुए वो बोला, अब सर आप थक गए होंगे, आप कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते? सिद्धार्थ अभी अपने फोन में ही बिजी था। उसने बिना रोहित की तरफ देखे ही जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ का सारा काम खत्म करो, ठीक है? रोहित ने अब एक बार परेशानी से सिद्धार्थ के सिर पर बंधे बैंडेज की तरफ देखते हुए कहा, सर आपको इतनी चोट लगी है, आप प्लीज आराम कीजिए सर, यहाँ का जो भी काम है वो सब मैं खुद संभाल लूंगा। सिद्धार्थ को चोट भी लगी थी और वो काफी थका हुआ भी था। उसके बावजूद वो बाय रोड इतना लंबा सफर करके यहाँ तक आया था। उसे इस वक्त वाकई आराम की सख्त जरूरत थी और यही बात उसे रोहित समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ अगर एक बार कोई डिसीजन ले ली तो फिर वो रोहित तो क्या अपने आप की भी नहीं सुनता था। सिद्धार्थ ने अब अपने फोन में से नजरें हटाकर रोहित की तरफ देखते हुए कहा, पुलिस को तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चोट मुझे लगी है ना, तुम लोगों से डील करते टाइम मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? फिर उसने रोहित को टॉन्ट मारते हुए कहा, और फिर तुम वैसे भी इतने दिनों से ये मैटर सॉल्व कर ही रहे हो, राइट? उसकी बात सुनकर रोहित के आगे कुछ और कहने की हिम्मत तक नहीं हुई। ये सच था कि रोहित पिछले कई हफ्तों से इस प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए काम कर रहा था, लेकिन फिर भी ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ था। वो अलग बात थी कि सिद्धार्थ के आने के बाद सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई थी। सिद्धार्थ ने रूम में एंटर करने के बाद अपनी जैकेट उतारकर एक साइड रखते हुए कहा, बाय द वे तुम्हारे लिए मेरे पास अभी एक काम है, सुनो, जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे से ड्राइविंग स्कूल का पता करके वहाँ एक अच्छे टीचर को हायर करो, और हाँ, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए जो एकदम आराम से पेशेंस के साथ ड्राइविंग सिखा सके। उसकी बात सुनकर रोहित एकदम से कंफ्यूज हो गया था। सर आपको ड्राइविंग टीचर की क्या जरूरत पड़ गई? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ थोड़ी नाराजगी से देखते हुए कहा, बिना फालतू के क्वेश्चंस किए तुम कोई काम आराम से नहीं कर सकते क्या? ऑफ कोर्स किसी को ड्राइविंग सिखाने के लिए ड्राइविंग टीचर हायर करूंगा ना, उसे घर पर सोनल के पास भेज देना। मैं चाहता हूं सोनल जितना जल्दी हो सके खुद ड्राइव करना सीखे, ठीक है? सोनल को खुद ड्राइविंग नहीं आती थी और इसी वजह से उसे हमेशा घर से बाहर आने जाने के लिए बस या टैक्सी लेनी पड़ती थी। कई बार तो इसी वजह से उसे घर आने में काफी देर हो जाया करती थी। अब जब उसने अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया था तो वो अपने फ्री टाइम का यूज ड्राइविंग सीखने के लिए भी तो कर सकती थी। साथ ही अगर वो बिजी रहेगी तो बेकार की बातों से भी उसका ध्यान हट जाएगा। ये जानने के बाद कि सिद्धार्थ सोनल को ड्राइविंग सिखाना चाहता है, रोहित भी रिलैक्स हो गया था। कुछ सोचकर उसने कहा, लेकिन सर भाभी जी के लिए अलग से टीचर रखने की क्या जरूरत है, वो ड्राइविंग स्कूल भी तो ज्वाइन कर सकती है ना? रोहित की बात खत्म होती ही सिद्धार्थ ने उसे अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक बार घूर कर देखा। सिद्धार्थ की नजरें ये बताने के लिए काफी थी कि उसे रोहित की ये सजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। रोहित ने भी तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहा, मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना सर, अब ड्राइविंग स्कूल में जाकर ड्राइविंग सीखना इतना कंफर्टेबल थोड़ी ना हो सकता है। अब भाभी जी पर्सनल ट्रेनर से घर पर ही ड्राइविंग सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, वहाँ ड्राइविंग स्कूल में तो पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, टीचर ठीक से उनके ऊपर फोकस भी नहीं कर पाएगा। और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग ड्राइविंग सिखाने के लिए जो गाड़ी यूज करें उनमें एसी ना हो। बेचारी सोनल जी इतनी गर्मी में कैसे रह पाएंगी ना सर, है ना? रोहित ने घबराहट में अपने माथे पर आए पसीने को रुमाल से साफ करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, तुम जाकर कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाकर ये बैंडेज चेंज करवाना है। ओके सर, कहते हुए रोहित रूम से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने एक बार खुद को मिरर में देखा। अपने सिर पर बंधे इन बैंडेजेस की वजह से वो वाकई एकदम अजीब सा दिख रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि इसी वक्त इसे उतारकर फेंक दे। जब रोहित ने उसे बताया था कि सोनल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो फिर उसने किसी चीज की परवाह नहीं की थी और जिस हालत में था उसी हालत में उसके पास जाने के लिए निकल गया था। लेकिन अब जब सारा मैटर खत्म हो गया था तब उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने इस अजीब से हुलिये में कितना ज्यादा ट्रैवल किया था और कितने सारे लोगों से मिलकर आया था। डैम इट, उसकी हैंडसम वाली इमेज तो अब तक पूरी तरह डैमेज हो चुकी होगी। अब वो क्या मुंह दिखाएगा मीडिया को? ये सोचकर अब उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया था। नहीं, अब बस बहुत हो गया। हॉस्पिटल जाकर सबसे पहले वो इस लंबे चौड़े बैंडेज को अपने सिर से हटवाएगा। अगर डॉक्टर उसे एक्स्ट्रा दवाई भी खाने को कहेंगे ना तो भी वो उन्हें खाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन इस बैंडेज को अब वो 1 मिनट और भी अपने सिर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक आखिरी बार मिरर में खुद को देखा और टॉवल लेकर तेजी से बाथरूम में चला गया। करण जब सुबह सोकर उठा तो उसे अपने फोन पर पंक्ति का मैसेज मिला।
पंक्ति ने रात को ही मैसेज करके उसे बताया था कि फैशन हब की डिजाइन्स जिसने लीक की थी उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। करण ने तुरंत उसे कॉल किया। जब उसे पता चला कि सोनल सेफ है तो उसने राहत की सांस ली। उसने जल्दबाजी में पंक्ति से इस केस की सारी डिटेल्स ली और फोन रख दिया। वो इस वक्त सबसे पहले सोनल से बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो सोनल को कॉल कर पाता, उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगा। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात करण जी से हो रही है? दूसरी तरफ से आवाज आई। जी, कल हमने फैशन हब से डिजाइन की चोरी के केस में साशा नाम की एक लड़की को अरेस्ट किया है, लेकिन ये लड़की हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ये कहती है कि आप इसे जानते हैं, इसने बस एक ही रट लगा रखी है कि जब तक आप खुद यहाँ आकर उसे नहीं मिल लेंगे ये हमें कुछ नहीं बताएगी। करण ये जानकर एकदम से सरप्राइज हो गया था। ओके, आई एम कमिंग कहते हुए करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रेडी होकर सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसे मीटिंग रूम में ले जाया गया जहां साशा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। करण को अपने सामने देखकर वो एकदम से खुश होती हुई बोली, करण। मगर फिर उसने हल्के से अपने सिर पर एक शपथ लगाते हुए कहा, मैं भी कितनी पागल हूं, तुम तो मेरी किट्टू, फाइनली तुम मेरे पास आ गई किट्टू। करण पहले तो उसे हैरानी से देखता रहा, फिर आखिरकार उसने पूछ लिया, तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता है? तुम मुझे जानती हो? कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर साशा के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने डिसअपॉइंटमेंट के साथ करण की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें सच में याद नहीं है मैं कौन हूं? करण ने एक बार और उसे गौर से देखकर पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर साशा का चेहरा मुरझा गया था। उसे सोनल की कई बातें याद आ रही थी। उसने भी तो यही कहा था ना कि सिर्फ वो ही क्यों, करण भी उससे पहचान नहीं पाया था। पहले तो उसे सोनल की बातों का यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब खुद करण ने भी ये कह दिया था वो उसे नहीं जानता है, तो वो खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी थी। ऐसा भी नहीं था कि करण आज उससे पहली बार मिल रहा था। उसने साशा के साथ डिनर भी किया था और फैशन हब में भी वो उससे कई बार मिल चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे साशा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। साशा इस बात से उदास जरूर थी, लेकिन फिर भी उसके मन में करण के लिए गुस्सा बिल्कुल नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए एक स्माइल के साथ कहा, किट्टू, किट्टू, मैं साशा हूँ, तुम्हारी फ्रेंड। भले ही तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। करण ने उसे गौर से देखते हुए एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया, लेकिन जहां तक उसे याद था इस नाम की उसकी कोई फ्रेंड थी ही नहीं। साशा अब भी उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, शायद अब उसे कुछ याद आ जाए। उसे चुप देखकर साशा ने उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, याद है हम दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे? मैं बहुत मोटी थी, इसलिए मुझे सारे बच्चे परेशान किया करते थे। तब बस एक तुम ही थे करण, जो हमेशा मेरी हेल्प किया करते थे। तुम्हें याद है तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर एक छोटा सा टेडी गिफ्ट किया था? तुम्हें पता मैंने उसे आज तक संभाल कर रखा है। कहते हुए साशा ने उसे अपनी पॉकेट से निकालकर एक छोटा सा टेडी दिखाया। ये एक्चुअली वही टेडी था जो साशा ने अपनी उस ब्लैक बाइक पर लगा रखा था। अगर ये कहा जाए कि इसकी वजह से उसकी चोरी पकड़ने में रोहित को आसानी हुई तो गलत नहीं होगा, लेकिन साशा को इसकी भी परवाह नहीं थी। शायद इसलिए उसने जब ये सारा क्राइम किया था तब भी उसने इस टेडी को हमेशा की तरह अपने पास ही रखा था, क्योंकि वो ये सब करण के लिए ही तो कर रही थी। साशा के इतना बताने के बाद भी करण को अब तक कुछ भी याद नहीं आया था, लेकिन जब उसने साशा की उम्मीद भरी नजरें और एक्साइटमेंट देखी तो इस सच को एक्सेप्ट करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सो कुछ जवाब देने के बजाय वो बस चुपचाप उसके आगे बोलने का वेट करने लगा। तुम्हें पता है तुम्हारे जान के बाद मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन हमारे जैसे अनाथ बच्चों का ना तो कोई घर होता है और ना ही कोई पहचान। ऐसे में तुम्हारा पता लगाना घास के ढेर में से सुई खोजने से भी ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं जहां तहां तुम्हें तलाश सकती थी तलाशती रही, लेकिन फिर अचानक एक न्यूज़पेपर में तुम्हारी तस्वीर देखी मैंने। तुमने किसी म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसके विनर भी थे। मैं उस दिन इतनी खुश हुई थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तो हमेशा से जानती थी कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, और फाइनली पूरी दुनिया भी ये बात मानती है कि यू आर द बेस्ट। इतना कहकर साशा एक पल को अपने आंसू पोंछने के लिए रुकी। उसके चेहरे पर तो खुशी थी, लेकिन ये सब बताते हुए एकदम से वो इमोशनल हो गई थी। तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो देखी थी ना, तब मैं समझ गई थी कि तुमसे मिलने के लिए अब मुझे पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ने वाली है। आफ्टर ऑल कोई सेलिब्रिटी इतनी आसानी से थोड़ी ना किसी से मिलता है। फिर एक दिन फैशन हब में अपनी ड्रेस की डिजाइनिंग के लिए तुम आए और फाइनली तुमसे मिलने का मेरा सपना पूरा हो गया। वरना तो मुझे लगा था कि तुम्हारे बारे में जानने और तुम्हें देखने के लिए अब शायद पूरी जिंदगी मुझे एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखनी पड़ेगी। करण ने साशा की सारी बातें एकदम आराम से सुनी और फिर उसने एकदम ऑनेस्टली जवाब दिया, साशा मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो भी तुम बता रही हो वो बहुत पुरानी बातें हैं। उस वक्त मैं शायद 6 या 7 साल का था, और फिर तुम भी उस वक्त इतनी छोटी रही होगी। उस ऑर्फनेज से निकलने के बाद मेरी वहां के किसी मेंबर से फिर कभी कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। इस वजह से मुझे अब वहां की बातें शायद ही याद होंगी। करण को परेशान देखकर साशा ने तुरंत कहा, नो नो इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें तो रोज हजारों लोगों से मिलना पड़ता होगा ना, तुम्हें कहाँ मैं याद रहूंगी। तुम वापस आ गए मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुझे और किसी बात की परवाह नहीं है। करण ने अब उसकी तरफ देखते हुए एकदम सीरियस होकर पूछा, किसी बात की परवाह नहीं है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया है उसे इग्नोर किया जा सकता है? उसकी बात सुनकर साशा शॉक्ड रह गई थी। उसने घबराते हुए करण की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें ये सब कैसे? करण ने उसकी बात को काटते हुए जवाब दिया, पंक्ति ने मुझे सब बता दिया है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि तुमने ये सब किया कैसे? तुमने सारी चीजें इतने प्रोफेशनल तरीके से की हैं। कोई फैशन डिजाइनर ये सब किसी की हेल्प के बिना कर ही नहीं सकता है, राइट? इनफैक्ट अब करण को भी कुछ कुछ याद आने लगा था। बचपन में साशा बहुत ही क्यूट और मोटी सी बच्ची हुआ करती थी, लेकिन आज जो लड़की उसके सामने इस पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी वो उसकी यादों से बिल्कुल अलग थी। केवल फिजिकली ही नहीं, वो मेंटली भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़की कभी ऐसा कोई क्राइम भी कर सकती है।